नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और इस वक्त मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। देश और दुनिया की तमाम अहम छोटी और बड़ी खबरों के साथ आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। जन अधिकार छात्र परिषद के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जैद खान ने अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत में केंद्र सरकार और बिहार सरकार को जम करके घेरा। जैद खान ने कहा कि बिहार में इस डबल इंजन की सरकार ने बिहार वासियों को जो दर्द दिल पर चोट दिया है, बिहार के तमाम लोग इसका जवाब जरूर देंगे। जैद खान ने कहा कि बिहार सरकार की नीयत ही नहीं थी कि अपने बिहार वासियों की मदद करें। नीयत माननीय पूर्व सांसद पप्पू यादव जैसा होना चाहिए। चाहे जो कोई भी आपदा आए, दिन रात हमेशा बिहार वासियों के लिए मदद को तैयार रहते हैं और हमेशा करते भी हैं। 15-16 मजदूर के आसपास मर गए। इस बारे में आपका क्या कहना है? इस बारे में हमारा ये कहना है कि जिस तरीके से आखिर पहले ये सोचना चाहिए कि मजदूरों को रोड पे और पटरियों पे क्यों आना पड़ रहा है, लोग क्यों आ रहे हैं, किसी ना कोई मजबूरी होगी। इस तरह से कहीं ना कहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने लॉकडाउन कर दिया। अगर लॉकडाउन है तो फिर लोग रोड पे क्यों दिख रहे हैं? और उसके बाद कहीं जो विदेश से लोग आते हैं, सिंगापुर से किसी एक इंसान को लेकर दिल्ली तक फ्लाइट ले आते हैं आप, और फिर आज आप जगते हैं 40 दिन के बाद आप ट्रेन और बस चलाना स्टार्ट करते हैं। जब आपको यही काम करना था तो आप पहले ही कर देते हैं। आज अगर ये लोग पटरियों पे चल के आ रहे थे, इनकी बहुत बड़ी मजबूरी रही होगी आने की, और रोटी और रोजी के लिए जो बाहर गए थे लोग, आज मजबूरी में इनको वापस आना पड़ा है और एक्सीडेंट का शिकार होना पड़ा। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं एक्सीडेंट है, मैं इसको एक्सीडेंट है, मैं इसको एक मर्डर कह रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ मर्डर किया गया है। 15 नहीं, न जाने इस तरह से 350 कुछ लोग, आज का जो डाटा आया है मेरे पास शाम तक का, 350 लोग लगभग एक्सीडेंट में मरे हैं जो लॉकडाउन में चल के पैदल अपने घर जा रहे थे। ये 15 लोगों की बात नहीं, 350 लोगों की बात है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार के उत्तर प्रदेश जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं, उन्होंने आज जनता से अपील भी की कि भाई मजदूर जो जहाँ है वो वहीं रहे, पैदल और साइकिल से चले, क्योंकि दुर्घटनाएं काफ़ी हो रही हैं। तो वो तो कह रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं कि हम सबको बुला रहे हैं। आज क्यों बुला रहे हैं? 40 दिन 50 दिन जब हो गए, 2 महीने धीरे धीरे हो रहा है जिसके लॉकडाउन को, उसके बाद अब ये बुलाने को कह रहे हैं। अगर आदमी रहेगा जब तक उसके पास था, पैसा रह लिया, खा लिया, आज मकान मालिक वहाँ उसको टॉर्चर करता है, हमको किराया दो नहीं तो घर से सामान बाहर निकाल देंगे, खाने का पैसा नहीं बचा। लोग छोटे छोटे बच्चे हैं, लेबर क्लास, सारे काम बंद, सारे फैक्ट्रीज बंद, सारे दुकान मॉल सारे बंद, तो लोग कहाँ से करेंगे? कहीं से किसी को तनख्वाह तो मिल नहीं रही है। तो लोग जितने दिन था उनके पास पैसे रह लिए, खा लिया, वो मजबूर होकर, किसको अच्छा लगता है? हमको अच्छा लगे क्या 1500 किलोमीटर में पैदल चल के आऊँ या फिर 100 किलोमीटर पैदल चल के आऊँ? जब मुख्यमंत्री जी को अच्छा लगेगा कि 5 किलोमीटर पैदल चलेंगे, वो तो बिल्कुल नहीं चलना पसंद करेंगे। ये जो प्रवासी मजदूरों को पलायन हो रहा है, लगभग हर सरकारें कुछ ना कुछ कर रही हैं, लेकिन सबसे लास्ट में, सबसे बाद में बिहार की सरकार ने कुछ कदम उठाए या अब जाके थोड़ा बहुत वो कर रहे हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि सबसे ज़्यादा लगभग यूपी बिहार के प्रवासी मजदूर, वो चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, कलकत्ता हो, बेंगलोर हो, ज़्यादातर यहीं के लोग रहते हैं। बिहार के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं नीतीश कुमार के बारे में, वो किस चीज़ में, किस नशे में वो गायब रहते हैं। तो उनको हर चीज़ के बारे में बहुत देर से पता चलता है, चाहे वो चमकी बुखार हो, चाहे बिहार पटना की बाढ़ हो, और फिर चाहे इस तरीके से आज लेबर का जो पलायन हुआ, इतने दिन बाद इनकी नींद खुली, नींद टूटी और जाके अब बुलाना स्टार्ट कर रहे हैं। फिर भी सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ कर रहे हैं लोग। इन्होंने कहा कि हम किराया नहीं लेंगे। 750 रुपये, 800 रुपये लोगों ने टिकट मेरे पास व्हाट्सएप भेजा हुआ, जाने कितने इस तरह के टिकट के मेरे पास व्हाट्सएप आ रखे हैं। उसके बाद ट्रेनों में खाना नहीं, आपने भी वीडियो देखा होगा ट्रेनों में किस तरीके से मार कर रहे थे लोग खाने के लिए, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। उसके बाद जो क्वारंटाइन सेंटर उन्होंने बना रखा है, उसका बस से बुरा हाल है। ना वहाँ कोई टॉयलेट की व्यवस्था है, ना खाने पीने की व्यवस्था है। अभी दरभंगा में या कहीं और था, मेरे ख्याल से बिहार में कोई जिला है जहाँ पे ऐसी घटना हुई थी, खाने में कीड़े निकल रहे हैं। ये हाल है। ये मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए, जो उनके लोग हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या उनके इंतजाम हैं। कुछ भी नहीं है, सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और धोखा दिया जा रहा है इसमें। 24 तारीख को पहली बार लॉकडाउन लगा हिंदुस्तान में, पहली बार संपूर्ण भारत में, जिसको कहा गया कि प्रधानमंत्री जी ने 21 दिन में 21 दिन के लिए लॉकडाउन किया जा रहा है। 21 दिन बाद फिर आते हैं, कहते हैं कि अब जो है 3 मई तक ये लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। अभी जो है लास्ट टाइम बढ़ाया गया 14 दिनों में, तीसरा जो लॉकडाउन बढ़ाया गया, जो 17 तारीख को खत्म हो रहा है, जो 1 हफ्ते बाद आ रहा है लगभग। तो आपको क्या लगता है, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? ये लॉकडाउन को एक्सटेंड करना चाहिए कि रोक देना चाहिए? हमारे पार्टी का ये स्टैंड है कि जो देश हित में है वही हमारा स्टैंड है। लेकिन हमें अब जो जिस तरीके से कल एम्स के डॉक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि कोरोना जो ये जून और जुलाई में पीक पे होगा, हमारा ये कहना है कि इनको इंडस्ट्रीज लेवल पे खोल देनी चाहिए थी।
ऑफिसेस रन करना चाहिए था, प्रॉपर सैनिटाइजिंग मशीन लगानी थी गेट के पास, सैनिटाइज होकर लोग जाते, लोगों को एम्प्लॉयज़ को सैलरी मिलती, इस तरीके से लोग जी पाते अपने रोज़मर्रा की। या फिर सरकार इतनी है नहीं कि सरकार अगर भेज दे पैसे लोग अकाउंट में, सरकार 500 रुपये दे के एक महीना कह रही है अपने घर का चला लो, एक महीना कैसे 500 रुपये में कोई जी लेगा ये बता दीजिए आप। एक परिवार को भी, एक आदमी को नहीं, एक पूरे परिवार को 500 रुपये में कह रही आप एक महीना अपना दिन बिताओ। एक 500 रुपये दे के उसका भी बड़ा बड़ा अखबार में ऐड करा के, टीवी पे ऐड दिखा के उस 500 रुपये का भी इतना ऐड कर रहे हैं ये लोग कि पूछिए मत। वो जो इतना ऐड में पैसा लगाया इन्होंने, अगर उसको भी दे देते तो भी किसी की खाना मिल जाता 2 टाइम का। तो इसका मतलब आपका ये कहना है कि एक्सटेंड लॉकडाउन को बढ़ाना चाहिए, लेकिन मजदूरों की सही तरीके से व्यवस्था करके जो जहाँ उनको खाना पीना रहना हर चीज़ का इंतजाम सरकार करे। बिल्कुल बिल्कुल सरकार को करनी चाहिए और सरकार की जिम्मेदारी है। जैसी आप छात्रों की राजनीति करते हैं, पिछले दिनों दिल्ली में काफ़ी हंगामा हुआ CNRC के प्रोटेस्ट को लेकर, काफ़ी शाहीन बाग से लेकर कई तरीके की चीज़ें हुई। उसी में एक छात्रा है जामिया इस्लामिया की, सफूरा, उसको लेके अभी इस टाइम सोशल मीडिया पे काफ़ी आपत्तिजनक टिप्पणियां चल रही हैं कि वो विवाहित है कि नहीं विवाहित है, क्योंकि लास्ट टाइम तिहाड़ प्रशासन ने कहा कि उसकी मेडिकल चेकअप में वो प्रेग्नेंट थी। इस बारे में आपको क्या कहना है? जो जिस प्रकार की अभद्र टिप्पणियां हो रही हैं सोशल मीडिया पे, छात्री अमूमन कर रहे हैं, वो चाहे इस पक्ष के हो चाहे उस पक्ष के हो, इस बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले मैं कहूँगा छात्र तो जो कर ही कर रहे, कपिल मिश्रा दिल्ली से जो विधायक भी रह चुके और आज भाग के वो अभी चुनाव भी लड़ रहे थे, भाजपा से चुनाव हार चुके हैं दिल्ली से, उनका सबसे पहला उन्होंने ये चीज़ उठाई है कि वो एक अनमैरिड लड़की और प्रेग्नेंट कैसे हो गई है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इंडियन एक्सप्रेस, लल्लन टॉप, आज तक, जितने भी न्यूज़ एजेंसीज हैं, आप सबके हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, सबने ये कहा है, सबको उनके हस्बैंड से सबकी बात हुई, उनके हस्बैंड अभी सामने आ नहीं रहे मीडिया के सामने, क्योंकि उन्होंने देखा है कि मीडिया ट्रायल इतना गंदा हो जाता है क्योंकि किसी की फिर पर्सनल लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। आज हमारे यहाँ जो मीडिया का इस टाइम स्थिति चल रही है, इसको लेके वो सामने नहीं आ रहे हैं। अक्टूबर 2018 में उस लड़की की शादी हो चुकी है और तिहाड़ में जो भी आप बता रहे हैं कि कोरोना की जांच में प्रेग्नेंट पाया गया, ऐसा कुछ नहीं है। जब वो पहले भी जब कोई जेल जाता है उसकी मेडिकल जांच होती है। जब वो पहले दिन जेल गई है तो थाने से उनकी जो मेडिकल होती है जेल में जाने से, उसी दिन की रिपोर्ट उनके पास पॉजिटिव आई हुई थी और वो पहले से प्रेग्नेंट थी और आज की नहीं 2 महीने पहले से वो प्रेग्नेंट है। और ये किसी का प्रेग्नेंट होना नहीं होना वो किसी की पर्सनल लाइफ है, शादी है नहीं है ऐसा कहीं किसी कानून में नहीं लिखा है कि अगर शादी नहीं है और कोई प्रेग्नेंट हो गया तो वो कोई गुनाह कर दिया, फिर कोई अपराध कर दिया उसने। ये ऐसे लोगों की मानसिकता दिखाती है। ये वो लोग हैं जो चिन्मयानंद के मामले में चुप रहते हैं, जो कपिल सहगर है, ये सहगर विधायक है उन्नाव का आपका, ये जब रेप करता है इसके मामले में चुप रहते हैं। आसाराम और राम रहीम के मामले में चुप रहते हैं, इनके मामले में ये चुप रहेंगे। लेकिन अगर कोई एक लड़की जो छात्र आगे बढ़ रही है, आखिर उसने क्या किया, एक कानूनी तरीके से प्रोटेस्ट तो ही कर रही थी, उन्होंने भी तो अपना मांग उठा रही थी। अगर सबको राइट है इस देश में अपनी बात रखने का, वो भी अपनी बात रख रही थी। उसके खिलाफ न जाने कपिल मिश्रा को क्या पेट में दर्द हुआ, वो आए उलझुल बोलने लग गया, फिर सोशल मीडिया पे एक टाल चलने लगा पूरा उस लड़की को, न जाने गंदी गंदी इतनी गंदी गंदी गालियाँ लोग दे रहे हैं। अरे कम से कम अपने घर वाले भी अगर तुम्हारे कभी पोस्ट देख लेंगे, जो लोग इतनी गंदी गंदी गालियाँ देते हैं उस लड़की को, तो उनको समझ में आ जाएगा। अपने घर वालों से आँख नहीं मिला सकते हैं, ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं। न जाने कितने लोग मेरे पास स्क्रीनशॉट भेजे हुए हैं। अब मैं मंडे को सबके खिलाफ FIR कराने जा रहा हूँ थाने में, एक एक के खिलाफ कम से कम 20 लोगों की मेरे पास आई हुई है स्क्रीनशॉट, जिनके खिलाफ मैं जाऊँगा कोर्ट में। थैंक यू सर।